नमस्कार। आज हम तटस्थ वक्र व उपभोक्ता के संतुलन के बारे में इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन करेंगे कि तटस्थ वक्र क्या होता है। क्योंकि हमारे यहाँ पर जो बच्चे पढ़ने आते हैं उनके पास 11th-12th का ज्ञान नहीं होता, इस वजह से आज हम इनिशियल लेवल से तटस्थ वक्र के बारे में बताएंगे। 11th-12th में जो तटस्थ वक्र के बारे में आते हैं और उसके बाद में इसको डीपली से इसको ले जाएंगे। उपभोक्ता के व्यवहार के अध्ययन में आजकल उदासीनता वक्र, जिसको हम तटस्थ वक्र भी कहते हैं, का विश्लेषण बहुत ही लोकप्रिय हो गया है। प्रारंभ में एक आंग्ल अर्थशास्त्री एजवर्थ ने 1881 में तटस्थ वक्र का उपयोग किया। 1906 में कुछ संशोधनों के बाद इटली के अर्थशास्त्री पेरेटो ने एजवर्थ की विधि अपनाई और 1934 में दो आंग्ल अर्थशास्त्री जी.आर. हिक्स और R.D. एलन ने तटस्थ वक्र विश्लेषण को अधिक लोकप्रिय बनाया। तब से यह आर्थिक विश्लेषण में व्यापक रूप से प्रयुक्त होने लगा और आज भी ये एक महत्वपूर्ण उपभोक्ता का संतुलन के रूप में हम इसको देखते हैं। तटस्थ वक्र विश्लेषण को क्या है तटस्थ वक्र विश्लेषण? तटस्थ वक्र विश्लेषण के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि उपयोगिता विश्लेषण में तटस्थ वक्र को उपयोगिता को मापने मांगा गया था। वापिस दोहराते हैं, उपयोगिता विश्लेषण में उपयोगिता को मापने माना गया था, इसलिए यह गणनावाचक विश्लेषण में माना गया, जैसा कि पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था, क्योंकि उसमें उपयोगिता की गणना की जाती है। तटस्थ वक्र विश्लेषण के अंतर्गत इस वीडियो के द्वारा और आने वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि तटस्थ वक्र के अंतर्गत उपयोगिता को माप नहीं हो सकता। उन्होंने इसके स्थान पर क्रमवाचक विश्लेषण ऑर्डिनरी एनालिसिस प्रस्तुत किया। इसमें विभिन्न संयोगों को क्रमवार इन ऑर्डर में जचाया जाता है। कुछ संयोग ऊंचे, कुछ समान व कुछ नीचे के संतोष देने वाले हो सकते हैं। इस विश्लेषण के अनुसार एक उपभोक्ता विभिन्न वस्तुओं के संयोग कॉम्बिनेशन बनाकर तो ये बतला सकता है कि उसे किन संयोगों से अधिक संतोष मिलेगा, किन से समान संतोष मिलेगा और किन से कम संतोष मिलेगा। लेकिन उसे प्रत्येक संयोग से कितना संतोष मिलेगा यह न तो बतलाया जा सकता है और न ही इसके बतलाए जाने की आवश्यकता है। उदाहरण के द्वारा हम देखें तो एक उपभोक्ता ये तो कह सकता है कि उसे 4 इकाई x से 60 इकाई y से जितना संतोष मिलेगा वह 5 इकाई x से 54 इकाई y से प्राप्त संतोष के बराबर होगा। वापिस दोहराते हैं, एक उपभोक्ता यह तो कह सकता है कि 4 इकाई x एवं 60 इकाई y से जो संतोष प्राप्त होगा वह किसके बराबर होगा? 5 इकाई y एवं 54 इकाई y के द्वारा। लेकिन यहाँ कुल संतोष को इकाई में व्यक्त नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार ये भी कह सकता है कि उपभोक्ता कि 5 इकाई x एवं 65 इकाई y से उसे उपयुक्त दोनों ही संयोगों से अधिक संतोष मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि इसमें हमने y की इकाइयाँ अतिरिक्त इसमें ऐड कर दी। अथवा वो ये कह सकता है कि 3 इकाई x एवं 50 इकाई y से इनकी तुलना में उसे कम संतोष प्राप्त होगा। लेकिन कितना कम होगा और कितना ज़्यादा होगा यह नहीं बताया जा सकता तटस्थ वक्र विश्लेषण के अंतर्गत। ये तो बता सकते हैं कि कम मिलेगा या ज़्यादा मिलेगा, लेकिन यह नहीं बताया जा सकता कि कितना कम और कितना ज़्यादा संतोष प्राप्त होगा। इस प्रकार एक उपभोक्ता विभिन्न वस्तुओं के संयोगों से प्राप्त संतोष को कम या अधिक या समान रूप से व्यक्त कर सकता है, लेकिन वह कुल संतोष को मापकर इकाइयों में व्यक्त नहीं कर सकता। इस प्रकार उपयोगिता विश्लेषण को गणनावाचक ऑर्डिनरी विश्लेषण तथा तटस्थ वक्र विश्लेषण को ऑर्डिनरी विश्लेषण के रूप में माना जाता है, क्योंकि इसकी हम लोग गणना नहीं कर सकते, हम इसमें क्रम प्रदान
कर सकते हैं। अब हम देखते हैं तटस्थ वक्र का अर्थ क्या है, इसकी क्या परिभाषा दी गई है और कैसे इसका डिफाइन कर सकते हैं। तो आप इसको लिख लीजिए, देख लीजिए। एक तटस्थ वक्र दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को बतलाता है जो उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करते हैं। वापिस दोहराता हूँ, एक तटस्थ वक्र दो वस्तुओं के विभिन्न संयोग बतलाता है जो उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करते हैं। गोल्डबर्ग ग्लेजियर के शब्दों में एक तटस्थ वक्र वस्तु जगत में बिंदुओं का एक पथ, लोकस ऑफ पॉइंट्स अथवा वस्तु समूह होता है जिसके बीच एक उपभोक्ता तटस्थ रहता है। एक तटस्थ वक्र पर प्रत्येक बिंदु उस वक्र के किसी भी अन्य बिंदु की भांति समान उपयोगिता प्रदान करने वाला होता है। ये परिभाषा दी है गोल्डबर्ग-लेजियर ने। अब देखते हैं अधिमान माप, स्केल ऑफ प्रेफरेंस क्या होता है। स्केल ऑफ प्रेफरेंस के बारे में हम आपको बताएंगे कि ये क्या होता है। प्रत्येक उपभोक्ता का अपना एक अधिमान माप का या पसंदगी का माप होता है जिसमें वह वस्तुओं व सेवाओं को उनके महत्व के क्रम में जचाता है। इस पर उसकी रुचि पसंद का भी प्रभाव पड़ता है। इसका वस्तुओं की कीमतों से कोई संबंध नहीं होता है, अतः उपभोक्ता का अधिमान माप उसकी पसंदगी का सूचक होता है। सरल शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि उपभोक्ता का अधिमान माप यह बतलाता है कि वह दो वस्तुओं की कितनी मात्राएं लेना पसंद करेगा। ये कहलाता है अधिमान माप, स्केल ऑफ प्रेफरेंस। विभिन्न उपभोक्ताओं के अधिमान माप भिन्न भिन्न हुआ करते हैं क्योंकि उनकी रुचि व पसंद में अंतर पाया जाता है। कल्पना कीजिए कि एक उपभोक्ता को एक्स और वाई दो वस्तुओं के निम्न संयोग, जैसा कि हम आपको चित्र में बताएंगे, उपयोगिता या संतोष प्रदान करते हैं। कल्पना है यहाँ, कल्पना क्या है कि कल्पना कीजिए कि एक उपभोक्ता के पास एक इकाई और वह दो वस्तुएं, उन वस्तुओं के विभिन्न संयोगों से उससे इस प्रकार से उपयोगिता प्राप्त होती है जैसे कि हम आपको आगे चित्र में बताएंगे। ये आपके सामने हम आपको डायग्राम बता रहे हैं। यह आ गया सारणी एक, समझने की कोशिश करते हैं। सारणी ये क्या है। उपयुक्त सारणी में उपभोक्ता की एक्स के प्रत्येक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए वाई की कुछ इकाइयाँ छोड़नी पड़ रही हैं। हो गया क्लियर। यहाँ पर इतना समझना ही पर्याप्त होगा कि यदि उपभोक्ता को दोनों वस्तुओं में से एक की मात्रा अधिक मिलती है तो उसे दूसरी वस्तु की कुछ मात्राओं का त्याग करना होगा, तभी उसका कुल संतोष समान बना रहेगा। ऐसा सारणी के द्वारा हम लोग समझाने की आपको कोशिश कर रहे हैं। उपयुक्त समान संतुष्टि प्रदान करने वाले संयोगों को, जो कॉलम 2 और 3 को चित्र में हम द्वारा भी सर्जित कर सकते हैं, चित्र द्वारा भी हम इसको समझ, इसको कहलाते हैं तटस्थता मानचित्र। सारणी में देखिए क्या होता है। पहले ए संयोग है, उसमें एक इकाई एक्स की और वाई की 60 इकाइयाँ प्राप्त करता है, उसे कुछ संतुष्टि प्राप्त होती है। उतनी संतुष्टि से 2 इकाई एक्स की 54 इकाई वाई से इसको प्राप्त होती है। यहाँ पर उसने एक्स की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए वाई की 6 इकाइयों का त्याग किया। 6:1, एक इकाई एक्स के लिए 6 इकाई वाई के उसने त्याग किया। संयोग सी की स्थिति हम लोग यहाँ देखें। संयोग सी में वह एक्स की अब एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए वाई की 14 एक्स की 3 इकाई और वाई की 49 इकाइयों से उतनी संतोष प्रदान करता है जितना एक इकाई एक्स और 60 इकाई वाई की वो संतोष प्राप्त कर रहा है। दोनों बराबर। यहाँ पर एक्स की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए वाई की वो 5 इकाइयों को छोड़ने के लिए तैयार होता है। जो हम डी बिंदु पर जाते हैं, डी बिंदु पर एक्स की 4 इकाई और वाई की 45 इकाइयों से मिलाकर उतनी संतोष प्राप्त करने की तरह ए बी और सी बिंदु से प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर वह एक्स की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए वाई की सिर्फ 4 इकाइयों का ही त्याग करने के लिए
तत्पर रहता है। ई बिंदु पर एक्स की 5 इकाई और वाई की 42 इकाइयों से इतनी संतुष्टि प्राप्त हुई जितना ए बी सी और डी बिंदुओं पर प्राप्त कर रहा है। अब यहाँ पर वह एक्स की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए वाई की 3 इकाइयों का परित्याग करने के लिए तैयार होता है। बिंदु एफ में जैसे कि हमने सारणी में देखा कि वह 6 इकाई एक्स की प्राप्त कर रहा है और वाई की 40 इकाइयाँ प्राप्त कर रहा है। अब वह एक्स की एक अतिरिक्त प्राप्त करने के लिए वाई की 2 इकाइयों का ही इसने परित्याग किया। जिसमें ये महत्वपूर्ण चीज़ है, देखने वाली चीज़ ये है कि जो जो उसके पास एक्स की मात्रा बढ़ती चली जाती है और वाई की मात्रा घटती चली जाती है, तो वह एक्स की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए वाई की जो इकाइयों का त्याग कर रहा है वह उत्तरोत्तर घटती जा रही है, कम होती चले। पहले 6 इकाइयों का, फिर 5 इकाइयों का, फिर 4 इकाइयों का, फिर 3 इकाइयों का, फिर 2 इकाइयों का, फिर 1 इकाई का। इस प्रकार वो त्याग करता हुआ चला जाता है। तो इसका रीज़न ये है कि उपभोक्ता का सीमांत उपयोगिता का नियम कहलाता है। जिस वस्तु की हमारे पास ज़्यादा मात्रा रहती है उसकी हमारे लिए उपयोगिता कम होती चली जाती है। तो यहाँ पर एक्स की उसके पास 1 इकाई, 2 इकाई, 3, 4, 5 ऐसे अतिरिक्त इकाई आती चली जाती है। उसके लिए वाई एक्स की इकाइयाँ उसके लिए उपयोगिता कम होती चली गई। यही कारण है कि वह एक्स की 1 इकाई प्राप्त करने के लिए वाई की इकाइयों का ज़्यादा त्याग नहीं कर रहा। पहले उसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी 1 इकाई, उसने 6 इकाइयों का त्याग किया। दूसरी इकाई 1 इकाई आ गई, इसको तो संतोष प्राप्त हो, तो दूसरी इकाई के लिए उसने 6 इकाई 5 इकाइयों का त्याग किया। और फिर वाई की जो जो इकाई कम होती चली जाती है तो वाई से उपयोगिता उसको ज़्यादा होने लग जाती है। तो जो वस्तु की संख्या कम हो हमसे दूर होती चली जाती है, संख्या कम होती चली जाती है, तो उससे उपयोगिता बढ़ती है। जो वस्तु हमारे पास एक अतिरिक्त आते लग जाए उसकी उपयोगिता हमारे लिए घटने लग जाती है। यही कारण है कि 1 इकाई एक्स के लिए वाई की जो इकाइयों का जो त्याग कर रहा है वह उत्तरोत्तर घटता हुआ चला जाता है। इसी कारण तटस्थ अवकल मूल बिंदु के प्रति उन्नतोत्तर कॉन्वेक्स होता है और इसकी MRS मार्जिन रेट से प्रतिस्थापन सीमांत दर घटती हुई होती है। अगले जो वीडियोज में हम बताएंगे तटस्थ अवकल मान का मानचित्र।